ईरान अमेरिका युद्ध का 38वां दिन है। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर चेतावनी दी है। कहा है होर्मुज खोलो वरना इराक में आग बरसेगी, नरक में तब्दील हो जाएगा ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा अब ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर हमले किए जाएंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान के संसद स्पीकर ने कहा कि ट्रंप के बयानों पर वो ध्यान नहीं देते, वो एक अस्थिर और भ्रमिक नेता हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागची ने भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ट्रंप की धमकियों के बाद अगर कोई हमला होता है तो ईरान उसका तुरंत और समान रूप से अमेरिका को जवाब देगा। बाघेई ने दो टूक कहा कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो ईरानी सेना भी अमेरिका से जुड़े या उसके समर्थन वाले ठिकानों पर हमला करेगी। इस्माइल बाघेई ने इसे आक्रामक कदम नहीं बल्कि आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया और कहा कि यह प्रतिक्रिया किसी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में उठाया जाने वाला कदम होगा। उधर ट्रंप को लेकर के ईरानी संसद के स्पीकर का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अमेरिका के हर परिवार को नरक में धकेल रहे हैं। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि ने कहा है कि अमेरिका 47 साल से कुछ नहीं कर पाया, अमेरिका केवल धमकी ही दे रहा है। इजराइल के उत्तर में हाइफा शहर में ईरान के हमले में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। एक बिल्डिंग को उसने निशाना बनाया है। ईरान के इस हमले से इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया है। फिलहाल 3 लोगों के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश के लिए अभियान शुरू किया गया है। इजराइल ने लेबनान में कई जगहों पर लगातार हमले किए हैं। इजराइल के हमले से लेबनान में भारी तबाही मची है। आज वॉशिंगटन में ओवल ऑफिस में सेना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ईरान युद्ध को लेकर के चर्चा भी होगी। ईरान का अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल C-130 के 2 विमानों को मार गिराने का दावा किया है। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी नष्ट करने का दावा ईरान की ओर से किया गया है। उधर अमेरिका ने जवाब दिया है, कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में खराब ट्रांसपोर्ट विमान को खुद ही अमेरिकी सेना ने उड़ा दिया। मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि अमेरिका को ये तस्वीरें कभी नहीं भूलनी चाहिए। बहरीन में बाप्को ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। सबसे बड़ी रिफाइनरी बाप्को एनर्जी के स्टोरेज टैंकर में भीषण आग लगी। ईरान ने दावा किया है कि तस्वीरें जो ईरान के इस्फहान में लिए गए हैं वो हाल ही में गिराए गए अमेरिकी विमान और हेलीकॉप्टर के मलबे की हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज असम दौरे पर रहेंगे। होजाई जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली थी। जनसभा में भारी भीड़ देखकर वो बोले कि रैली ने बदलाव पर मुहर लगा दी है, बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदा का मुद्दा उठाते हुए तृणमूल सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बंगाल में संविधान की प्रक्रिया का भी सुरक्षित नहीं हो रही है, अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। उधर ममता सरकार पर जमकर बरसे थे प्रधानमंत्री। बोले टीएमसी ने लोकतंत्र को लहूलुहान किया, भ्रष्टाचारी सरकार जाने वाली है, 4 मई के बाद चुन चुनकर हिसाब होगा। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव के बाद भ्रष्टाचारियों पर सख्ती की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, जनता का लूटा हुआ पैसा भी वापस दिलवाएंगे। असम के विश्वनाथ इलाके में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रैली हुई। असम में कांग्रेस की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया और कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा जेल जाएंगे। असम की रैली में राहुल गांधी के बड़े वादे सामने आए। उन्होंने कहा कि असम में सरकार बनते ही 6 समुदायों को SC/ST का दर्जा दिया जाएगा, मजदूरों को रोजाना 450 रुपए और महिलाओं के खाते में हर महीने नगद पैसे डाले जाएंगे। असम के बगाई गांव में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का अनूठा अंदाज दिखा। बीजेपी उम्मीदवार भूपेन राय के समर्थन में जनसभा में डांस करते नजर आए हिमंता। असम के चाय बागान में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। गोलाघाट में सिर पर टोकरी टांगकर मजदूरों के साथ चाय की पत्तियां तोड़ी। दिल्ली आबकारी नीति केस में अरविंद केजरीवाल ने जज से मामले की सुनवाई के लिए खुद को अलग करने का अनुरोध किया है। आज कोर्ट में केजरीवाल खुद अपना पक्ष रखेंगे। सुनेत्रा पवार आज बारामती उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बारामती उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सचिव आकाश विजयराव मोरे को प्रत्याशी बनाया है। उधर गुजरात निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी 243 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। सूरत में आम आदमी पार्टी ने 75 प्रत्याशी उतारे। पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सेना और ट्रस्ट ने रास्तों का निरीक्षण कर काम पूरा कर लिया है। हेमकुंड साहिब में पिछले 10 दिनों तक बर्फबारी हुई है। अभी भी 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। यात्रा के मुख्य पड़ाव अटलाकोटी ग्लेशियर पॉइंट पर भी भारी मात्रा में बर्फ जमा है। जल्द ही उसके पिघलने की भी उम्मीद है। गोविंद घाट से 15 अप्रैल के बाद सेना रवाना होगी। दुर्गम रास्तों और ग्लेशियरों को काटकर रास्ता तैयार किया जाएगा।
23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। इस साल कम बर्फबारी के कारण यात्रा पहले शुरू करना संभव होगा। देश के बड़े हिस्से में भारी ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत में 7 से 9 अप्रैल के बीच बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। देश के करीब 30 से 40% हिस्से पर इसका असर पड़ेगा। राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू में भी इसका असर दिखाई देगा। हिमाचल, पश्चिम यूपी, बिहार, झारखंड के कई जिले भी प्रभावित होंगे। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। किसानों को तुरंत फसल काटने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने 8 से 10 अप्रैल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने का अनुमान जताया है, तो एक बार फिर तेजी से गर्मी लौटने की आशंका है। दिल्ली एनसीआर में बारिश, ओले और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 7 से 9 अप्रैल के बीच बढ़ेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। आईएमडी ने छिटपुट आंधी तूफान की संभावना जताई है। गुरुग्राम, दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा में भी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। मौसम में बदलाव की 50 से 70% संभावना है। एनसीआर के लगभग 50 से 60% हिस्से में बारिश का असर नहीं दिखाई देगा। किसी इलाके में जोरदार बारिश भी हो सकती है। बारिश और तेज हवाओं के चलते दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भीषण ओलावृष्टि से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। राजमा समेत कई फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। रुद्रप्रयाग में भी भारी बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम के चारों ओर बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढके पहाड़ नजर आने लगे हैं। लगातार बर्फबारी से केदारनाथ में सफाई कार्य प्रभावित हुआ है। 22 अप्रैल को धाम के कपाट खुलने हैं। मंदिर परिसर से बर्फ हटाने में प्रशासन जुट गया है। पंजाब के मोगा में बेमौसम बारिश के साथ ओले पड़े। किसानों ने खड़ी फसलों को लेकर चिंता जताई है। बांदा में बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से थाने की छत गिर गई। नीचे बैठे 2 दरोगा और एक महिला घायल हो गए। मेरठ में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। जांच में खुलासा कि बहन और उसके प्रेमी ने भाई को मारने की साजिश रची थी। 2 और मौत अनजाने में हुई। आगरा हत्याकांड में ट्रांसपोर्ट कारोबारी का शव सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिला है। 4 दिन पहले मीडिया के सामने जीएसटी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। आगरा में रबर फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आसमान में दूर तक धुएं का गुबार दिखा। उरी में एक नदी में कार गिर गई। हादसे में महिला की मौत हो गई। पुलिस का बचाव अभियान जारी है। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर लिथियम बैटरियों से भरे कंटेनर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अहिल्यानगर में 13 साल की लड़की पर तेजाब से हमला किया गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमें गठित की हैं और 2 लाख का इनाम भी घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। गाड़ियों में सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बरेली में 892 धार्मिक स्थलों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। मंदिर मस्जिद पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर उतारे गए। खरगोन में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी 2 दिन तक शव के पास ही सोता रहा। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करनाल में नेशनल हाईवे पर मधुबन के पास 4 गाड़ियां आपस में टकराई। एक कार के धीमा होने की वजह से यह हादसा हुआ। धनबाद के मुनिडी इलाके में सीपीपी प्लांट में सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत हुई है। सीआईएसएफ जवान समेत दर्जनों लोग घायल हुए हैं। मामले की जांच की जा रही है। समस्तीपुर में बीपीएससी शिक्षक ने अपनी प्रेमिका के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। पत्नी को तलाक देने का दबाव था। कानपुर में तेज आंधी के बीच ऑटो पर एक पेड़ गिर गया। हादसे में 2 महिला और चालक की मौत हो गई। झारखंड के लातेहार में कुछ शरारती लोगों ने जंगल में आग लगाई। लपटों की चपेट में कई पेड़ आए। लाखों की वन संपदा का नुकसान हुआ है। गुजरात के मोरबी में एक पैलेस की 3री मंजिल में अचानक आग लग गई। कमरों में रखे सभी फर्नीचर जलकर खाक हो गए। सीतापुर में आकाशीय बिजली गिरने से आग लगी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है। अयोध्या में 300 साल पुरानी रामचरितमानस की हस्तलिखित पांडुलिपि संरक्षण के लिए भेजी जाएगी। रामकथा संग्रहालय में उसे रखा जाएगा। अमेठी निवासी जगजीत सिंह के परिवार ने सालों से ये अनमोल पांडुलिपि संभाल कर रखी है। विस्तृत जांच और अध्ययन के बाद संग्रहालय में इसे शामिल किया जाएगा। अब दरभंगा से बेंगलुरु पहुंचना आसान हो जाएगा। आकाशा एयरलाइन ने नई उड़ान सेवा शुरू की है। अहमदाबाद में क्रिएटर फेस्ट का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में कलाकारों ने हिस्सा लिया। गोरखपुर में 96 वर्ष बाद मीनार से ऊंची इमारत घंटाघर का स्वरूप बदल चुका है। सीएम योगी ने सुंदरीकरण का लोकार्पण किया। आज खेला जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का 11वां मुकाबला। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टकराएगी कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स की टीम। कोलकाता नाइट राइडर्स को घरेलू मैदान का फायदा मिल सकता है। 2 मैचों में हार के बाद जीत की भी तलाश है।
अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खेल रही है। श्रेयस अय्यर के हाथ में पंजाब किंग्स की कमान है। दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अब तक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं। केकेआर की टीम ने 21 मैचों में और पंजाब किंग्स ने 13 मैचों में जीत हासिल की है। आईपीएल में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अब तक बनाए हैं 1188 रन। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स में बेंगलुरु को बड़ी जीत मिली है। चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से हराया। आरसीबी की टीम डेविड मैन ऑफ द मैच बने। सिर्फ 25 गेंदों पर नाबाद 70 रन बनाए। उधर आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की रोमांचक जीत हुई है। बेहद करीबी और कड़े मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को होम ग्राउंड में 5 विकेट से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत के लिए 157 रन का लक्ष्य दिया था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक गेंद शेष रहते हुए 5 विकेट खोकर मैच जीत लिया। उधर कप्तान ऋषभ पंत रहे लखनऊ की जीत के हीरो। 50 गेंदों में 68 रन की नाबाद पारी खेली। चौके के साथ दिलाई पहली जीत।